स्पेसिफिक कम्प्रिहेंसिवली कवर किया था लैंड रिफॉर्म सर्वे PYQs on topic of land reforms. So today आज इसको कवर करेंगे उससे रिलेटेड कुछ नोट्स जो तो सबसे पहले क्वेश्चन इसी पे बेस बनाया हुआ अभी तक से 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे एक 8th क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, तो अभी तक 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, तो उसी में नोट्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर स्टेटस, एग्रीकल्चर स्टेटस जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पे क्या था उसको देखेंगे। तो हम अगर मोटा देखें तो इन 1950 में इंडिया का जो प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो दैट वाज 55 मिलियन टन्स। दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू फीड द देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और अगर आप दूसरा एक कंपोनेंट देखें तो हैवी मानसून डिपेंडेंस जो अभी भी है, इवन नाउ मोर देन 45% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर एरिया इज रेन फेड। ये इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का डाटा है। तो ये था। एग्रीकल्चर आउटपुट वाज हाईली वोलेटाइल, क्योंकि ड्रॉट आ गया, कभी मानसून हुआ, ज़्यादा मानसून हो गया, वर्षा हुई तो तब भी नुकसान हो गया। तो वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आउटपुट हाईली वोलेटाइल। इसका एग्जाम्पल हम कैसे इस आर्गूमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बिटवीन 1951 टू 1967-68 the decadal growth rate of agriculture GDP declined from 2.78 to 1.06। देख लीजिए। अब दूसरा एक देखो, एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 टू 1956। टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ वॉज 2.1%। ये टारगेट था पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। याद रखिए, डाटा याद होना चाहिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट 2.1 था, बट फ्लक्चुएशन इज हाईली वोलेटाइल। एक्चुअल ग्रोथ आई 3.6%। ये तो प्रॉब्लम है। तो फिर कॉन्जुगेटिव अब ऐसा क्यों हुआ था, इतनी ग्रोथ क्यों हुई? इसका मेन कारण था कि अच्छा मानसून, कॉन्जुगेटिव गुड मानसून एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स में किया, तो इसलिए ये चीज़ें थी। लो प्रोडक्टिविटी एंड सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन ग्रोथ, ये तो वही पॉइंट है। दूसरा था कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये डाटा याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ आया तो हम इसको कोट कर सकते हैं। ऑफिशियल डाटा है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन अर्ली 1950s दैट वाज 50% जीडीपी एंड एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 72% ऑफ टोटल वर्कफोर्स। करंटली अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर contributes around 16 to 17% and employed 46% of total workforce. Okay. So ये डाटा याद होना चाहिए। सेंसस 1951 टोटल पॉपुलेशन वॉज 1991 जो पहला सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियाज पॉपुलेशन वॉज 36.1 करोड़। आउट ऑफ दिस 36 crore approximately
80% of population was living under poverty. If literacy rate very low, 14%. अब मैं इसको क्यों ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? इसका मेन कारण है कि हमने कल क्वेश्चन में देखा था ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पूछा है। कहाँ गया? इसमें किसी क्वेश्चन में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशन कंडीशंस पे क्वेश्चन था। लैंड रिफॉर्म्स, एम ऑफ रिफॉर्म, assessment and land agriculture productivity design implementation, rehabilitation, viable monoculture farming, land reforms in agriculture development, land reforms. How did land reforms in parts of country help to improve socio-economic conditions? Socio-economic conditions क्या लिखोगे इसमें आएगा? तो इकोनॉमिक कंडीशन में आप लिटरेसी, एजुकेशन, सोशियो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन 3 फैक्टर होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कंडीशन में वही लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए ये डाटा है। सपोर्टिंग आर्गुमेंट। Literacy was 14%, life expectancy was 32 years। यहाँ से हेल्थ का पता लगता है कि हेल्थ की बहुत बुरी कंडीशन थी। Lack of basic services in rural areas, like basic services like sanitation, healthcare and education was not available. Lack was nearly 73% people live in rural areas, क्योंकि सेंसस जो हुआ था ना, ये सेंसस 1951 वो कहता है कि नियरली 17% people in rural living in urban areas। ये 83%, 83% होगा। only 17 in urban area डाटा है, ये ऑफिशियल डाटा है, इसको कोट कर सकता हूँ। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे लोग सिर्फ अपने खाने के लिए, खुद की सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। कोई सरप्लस नहीं होता तो वो बेच नहीं पाते, इससे प्रॉफिट भी होता है। हाई रेट ऑफ इंडेटेडनेस टू मनी लेंडर, सबको पता है कितना मनी लेंडर का था, अंग्रेजों का ये बनाया। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ये तो आपको पॉवर्टी पता ही लग गई, 80% पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लेवल। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखो, इकोनॉमी कहाँ जा रही है? 1.1%, 1% इक्वल ग्रोथ है। नेशनल सैम्पल सर्वे 19, ये फर्स्ट ये सैम्पल था 19 नेशनल सैम्पल सर्वे 1954। कंसंट्रेशन लैंड होल्डिंग की बात हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एलीट्स, इसका ये आर्गूमेंट है कि कंसंट्रेशन था। इसका सपोर्टिंग क्या है? नेशनल सैम्पल सर्वे 1954 में जब किया गया तो पाया गया कि 1% ऑफ रूरल हाउस होल्ड ओन मोर देन 17% ऑफ टोटल लैंड, ये आर्गूमेंट है, तो ये इसको सपोर्ट करता है। और दूसरा इसी का काउंटर एक और आर्गूमेंट है कि 62% ऑफ हाउस होल्ड वॉज स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब ओनिंग लेस देन 2 हेक्टेयर, ओन ओनली 19%। जितना डाटा है ऑफिशियल है, सो कोड याद रखना है, कोड बता सकते हैं 19% ऑफ टोटल लैंड एरिया। सो यहाँ से क्या पता लगे? और ये तो हो गया ओन। वास्ट नंबर ऑफ लैंडलेस
households were there working as a agriculture laborers and sharecroppers, जिसको हम यूपी में बटाईदार बोलते हैं. No ownership rights for their. ये और ये तो मोटा मोटा स्टैटिस्टिक्स हो गया. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा PDF. दूसरा था एग्रीकल्चर कंडीशंस एंड. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. वहाँ से मेन है एग्रीकल्चर कंडीशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. देन एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम. बट इंटरमीडियरीज थे जमींदार. स्टेट मतलब दिस आर्टिकल 122 में इसकी डिफिनीशन है स्टेट की. वही वाला स्टेट है. स्टेट और एक्चुअल कल्टीवेटर के बीच में इंटरमीडियरीज थे, लाइक जमींदार, माहलवारी, रायतवारी सिस्टम के अंदर. अब ये करते क्या था, हाई रेंट चार्ज करते थे. इनसिक्योर टेनेंसी, कभी भी बात कहते थे छोड़ो. ये आज भी होता है. वास्ट इनइक्वलिटी इन लैंड ओनरशिप. ये तो यहाँ से पता लगे इस आर्गूमेंट को सपोर्ट किया डाटा से. स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. ये एक मोटा आइडिया है. अब यहाँ पे इनपुट मतलब लेबर, क्या कह लो लेबर कॉस्ट. लेबर कितना था, लेबर. तो अब लेबर यहाँ पे देखो 72% ऑफ वर्किंग total working population was employed in this, and output was very minimal. ये 55 million tons. अगर आज का प्रोडक्शन देखोगे तो ये कितना है टुडे इट इज 53 million ton. Food grain production was low, insufficient to feed the Indian population. So there was import dependency. आप सबको पता है PL 480 जो हमें USA देता था एज अ फूड गन, जो 1965 में के बाद बंद हो गया था. और दिस वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ ये हेल्प तो थी. ये जो टूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स. फिट दिस इज पुअर क्वालिटी एंड फिट इनफ ओनली फॉर पिग्स. जो सूअरों के लिए ही सही था, हम लोग खाते थे. सोचो कितनी बुरी कंडीशन थी. वाइड स्प्रेड रूरल प्रोडक्टिविटी देयर. वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी. ये भी पॉवर्टी का डाटा आपको पता है कि मोर देन 80% पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. आपने देखा यहाँ पे. और पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू created a rigid social hierarchy and economic disparity, which these were caused. Significant cause was social injustice. ये तो सही कहा. दूसरा आवाज़ यहाँ पे what was rational. आपने देख लिया इधर अपने यहाँ पे कंडीशन क्या है, बहुत बुरी कंडीशन. आर्गूमेंट जस्ट फोड़ दी कर रहे. अब रेशनल क्या था, तो रेशनल था रेशनल बिहाइंड लैंड रिफॉर्म्स. तो सबसे पहले रेशनल था सोशल, प्रमोट सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस होना चाहिए. एलिमिनेट, कैसे प्रमोट करेंगे इसको हम, एलिमिनेट फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन. जो भी अभी इंटरमीडिएट हैं इनको एलिमिनेट कर देंगे. इससे क्या होगा, फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन समाप्त हो जाएगा. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम, लैंड होल्डिंग, सोशल स्टेटस,
ये इसको रिड्यूस करेंगे। देन अपलिफ्ट रूरल पुअर, ये था इंश्योरिंग लैंड टू द टिलर एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स। जो एक्चुअल कल्टिवेटर हैं उनको लैंड दे देंगे एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स। ये दूसरा पॉइंट था टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो एक पॉइंट सोशल पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ये पॉइंट हो गया। कैसे करेंगे? ओनरशिप टू द एक्चुअल कल्टिवेटर, हम क्या करेंगे जो एक्चुअल कल्टिवेटर को है ना वो उसको ओनरशिप दे देंगे। देन व्हाट विल हैपन, एक्चुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर, देयर वाज अ suppose there is a man like this, he has 100 acres of land, suppose he has this, then he cultivates only few acres and left the remaining land। okay, यहाँ पे इसके पास जितनी लैंड है इसने इतनी कल्टीवेट कर ली, इतनी ये फैलो ऐसे छोड़ ही दिया, सिर्फ इतनी कल्टीवेट की। अब यहाँ पे दूसरा बंदा है वो कल्टीवेट करना का चाहता है, नो लैंड, उसके पास कोई लैंड ही नहीं है। ही दिस गाय हैड सरप्लस प्लान, तो हम क्या करेंगे इस लैंड को इसको दे देंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी जाएगी। ये चक्कर का वहाँ पे होना सा एक्चुअली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ टेनेंट्स, इससे अब ये चीज़ होंगी तो क्या होगा, इंसेंटिवाइज दें, ये जो ओनरशिप है तो इंसेंटिवाइज दें टू इन्वेस्ट इन इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्निक्स एडॉप्शन। इससे क्या होगा, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डायरेक्टली डेवलप करेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सेकेंड, इनकम ऑफ द फार्मर्स विल इंक्रीज, सो डिमांड विल इंक्रीज, बिकॉज ये देख लो 73% ऑफ पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन रूरल एरियाज, 70 यहाँ पे 8 होना चाहिए, 83% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। अब इनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और फिर ये ड्राइव डिमांड्स फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज की भी डिमांड करेंगे। दूसरा का टू बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव, कोहेसिव, डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड स्टेबल पॉलिटिक्स। ये तो इंक्लूसिव मतलब सब साथ में आएंगे, कोहेसिव मतलब भाईचारा रहेगा, ब्रदरहुड, डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब सबके पास इक्वल पावर सोसाइटी, स्टेबल पॉलिटी जब सबके पास पावर बराबर है, सब इंक्लूसिव है तो पॉलिटी भी स्टेबल होगी। कंसोलिडेशन ऑफ द फोर्थ टारगेट वाज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। उस टाइम पे क्या था कि स्मॉल प्लॉट्स और फ्रेगमेंटेड, स्मॉल फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स, जिसमें क्या होता है जैसे एक पर्सन है यहाँ पे, ये पूरा एक एरिया लैंड, इसका प्लॉट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक दूसरा पर्सन ये है, इसका एक प्लॉट यहाँ पे है, एक प्लॉट यहाँ पे है, इस पर्सन का। अब करेंगे क्या कि इसमें कंसोलिडेशन करेंगे, इस पर्सन को ये वाला लैंड इसको दे देंगे और ये वाला इसको दे देंगे, तो इसका टोटल हो जाए कॉन्टिग्यूअस हो जाएगा, ऐसे कंसोलिडेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग होता है तो हम इस पर मशीन, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मशीन्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते, आज भी ये प्रॉब्लम है इंडिया में। सो व्हाट विल वी डू, लार्ज मोर इकोनॉमिकली वायबल यूनिट्स बन जाएगी, तो इट विल फैसिलिटेट यूज ऑफ मशीनरी एंड मॉडर्न टेक्निक्स। नो, अब क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। 4 कंपोनेंट्स हैं मोटे मोटे। फर्स्ट वर्ड एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, क्योंकि टारगेट ये था कि एक्सप्लॉयटेशन का हटाना है,
establish a direct relation between the government and the tiller. आप सबको पता है, ये तो आपने देख लिया. टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या होगा, एक तो रेंट को रेगुलेट कर लो, देन उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो जाए अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एविक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड्स बाय लैंडलॉर्ड्स, conferring ownership to the actual cultivator based on principles of land to the tiller. ये था बस. Second, the land ceiling, limiting the maximum size of land a single individual or a family could own. ये था लैंड सीलिंग की लिमिट होगी कि इससे ज़्यादा लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को आप नहीं कर सकते, ओन कर सकते. तो जो सरप्लस लैंड निकलेगी दैट विल बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर ली जाएगी, और दैट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट बाय लैंड टू लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये था कंसोलिडेशन हो गया, आपने पहले ही देख लिया. ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ये था. फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड प्लॉट्स विल बी रीऑर्गेनाइज्ड and a single contiguous blocks would be created that would be more feasible for the use of machinery and other modern techniques. तो ये तो assessment of land reforms. देखो assessment land reforms कई जगह पे हुए, पूरी ऑल इंडिया, बट मोटा 3-4 जगह लैंड रिफॉर्म्स हुआ वेरी सक्सेसफुल. फर्स्ट वॉज केरला, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा, वो पंजाब एरिया. These were areas where land reforms were successful. और जगह पे नहीं. इसका मेन काम अभी देखेंगे. तो अचीवमेंट्स क्या रही, एक तो इसने डिसमेंटल्ड फ्यूडल स्ट्रक्चर, ये जो इंटरमीडिएट्स थी इसको हटा दिया. सक्सेसफुली एबॉलिश इंटरमीडिएट्स, ये तो वही बात है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज